पुलिस ज़िला इसलिए जल्दी नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि अगर ये बन जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रेय अमित सिहाग ना ले जाए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मैं मानता हूँ कि एक प्रजातंत्र में सरासर निंदनीय भी है, और कि जैसे जो महिला थी उनसे कहीं ना कहीं उनको उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मतलब जो हुआ, खुद लोग नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आके इनकी सुनवाई करूंगा। अगर सुनवाई के लिए लोग आए तो एक संकेत है आने वाले समय का कि या तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं जनता की बात सुनना शुरू कर दें, नहीं तो आने वाले समय में जनता सत्ता परिवर्तन भी करेगी। और जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जैसे ही ये ऐलान किया गया कि पुलिस ज़िला जो है डवाली को बना दिया जाए, तो उसके बाद एक होड़ लग गई सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने की। और मेरे लिए ये मुद्दा केवल राजनीति के वोट बटोरने का नहीं था। ये मेरे लिए मुद्दा था कि ये मैं किसी मुद्दे के साथ जुड़ता हूँ तो दिल से जुड़ता हूँ। जब वो भी ब्लड बैंक भी जब उस टाइम उसका उद्घाटन किया गया था, बल्कि 2-3 पार्टी के नुमाइंदे चले गए थे, सब आगे बोर्ड में थे कौन रिबन काटेगा। और उस दिन उन्होंने जानबूझ के ये दिन भी ये चुना जब मैं विधानसभा में मेरा सेशन चल रहा था से विधानसभा में होगा तो हम पीछे से रिबन काट लेंगे। देखिए, एक तो मैं मानता हूँ 2 कारण हैं इन चीज़ों के। कुछ मांग पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक कारण है, राजनीति हावी हो जाती है हमारे ऊपर जब हम सबसे बेहतरीन क्षेत्रों में से आज मेरे पास ताकत है, मैं उसका बढ़िया उपयोग करता हूँ। मैं कुछ घर भरने के लिए तो करता नहीं, दूसरे लोग शायद आधा समय तो किसी ना किसी तरीके से ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, उसके अंदर उनकी भूमिका दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। जब काम हो जाता है तो कहता है कि हमने कर दिया। लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद डवाली को एक बहुत बड़ी सौगात मिली और आप यहां से विधायक अमित सिहाग द्वारा विधानसभा के पटल पर बार बार जो है इस मांग को उठाया गया और उसी के फलस्वरूप जो है ये मांग जो है वो पूरी कर दी गई। तो इस विषय को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर और काफ़ी इस तरह की जो मांगे हैं अभी जो पेंडिंग है, तो चलिए उस विषय को लेकर बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ विधायक अमित सिहाग जी हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सर। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और आप भी वहां पर गए हुए थे, तो पहले कुछ वहां के विषय में बताएं कि जहाँ जाते हैं तो एक नई संस्कृति, नई तरीके से बोलचाल भी, उनका जीवन व्यापन का भी पता चलता है। तो राजनीति का एक खूबसूरत पहलू भी मानूंगा कि आपको पूरे एक अखंड भारत की तस्वीर देखने का मौका मिलता है। मगर एक सबसे बड़ी बात रही कि जिस तरीके से आम जनता के अंदर जो इस सरकार से विमुख होती जा रही है, वहाँ पर जो ये जुमला रहा पिछले 7-8 सालों में, एक तरीके से जनता के साथ कोई वायदे पूरे नहीं किए गए, और जिस तरह की महंगाई हो, बेरोज़गारी, इस तरह के मुद्दों पे मैंने पहली बार सही मायने में एक जनता में उबाल देखा। और उस उबाल को बाहर उन्होंने जिस तरीके से व्यक्त किया और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत दिया, ये अपने आप में मैं मानता हूँ एक संकेत है आने वाले समय का कि या तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं जनता की बात सुनना शुरू कर दें, नहीं तो आने वाले समय में जनता सत्ता परिवर्तन भी करेगी और व्यवस्था परिवर्तन भी करेगी। तो उसकी एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ, एक व्यापक शुरुआत कर्नाटका में हुई है। और मैं हर एक मैं मानता हूँ आम जन को भी और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडरशिप को भी कि में जीत की। तो दूसरी तरफ जालंधर में जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस जो है नहीं जीत हासिल कर पाई, उससे पहले पंजाब इलेक्शन हुए हैं, तो राजस्थान में भी कुछ समय में चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहे जिस वजह से जो है जालंधर में जो है कांग्रेस, क्योंकि गढ़ कहा जाता है उसे और ज़्यादातर कांग्रेस को पसंद किया जाता था, तो एकदम से ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, इस पे ज़रूर मैं मानता हूँ पार्टी की जो लीडरशिप है पंजाब की, वो विश्लेषण ज़रूर कर रही होगी कि क्या कमी रही कि हम वहाँ पे वो चुनाव नहीं जीत पाए। मगर उन्होंने जो बातें निकल कर आई, क्योंकि एक तो वो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन का एक तस्वीर और जो रूपरेखा है कई बार बहुत अलग रहती है। सत्तारूढ़ पार्टियों का एक कहीं ना कहीं एक बाय डिफ़ॉल्ट एक एडवांटेज रहता है कि वो बैठे हुए अपने सत्ता के हर तरह के हथकंडों का भी इस्तेमाल, जो पता चला कि जिस तरीके से पैसा बांटा गया, जिस तरह से दबाव पैदा किया गया सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा, तो उसका एक मैं मानता हूँ सही मायने में जनता के सामने एक जिस तरह का जो चुनाव
होना चाहिए था वो चुनाव नहीं था, बट फिर भी मैं मानता हूँ जो पार्टी की कोई कमी रही है तो उसका ज़रूर मैं मानता हूँ स्थानीय लीडरशिप उसका विश्लेषण कर रही है। तो सर राजस्थान में भी चुनाव है, तो इसके बाद क्या समीकरण बैठते हुए आपको नजर आते हैं? किस तरह से जो है पार्टी इस बार अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करेगी कि राजस्थान के लोग जो हैं वो अपनाएं? देखिए, कर्नाटका एक बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव था और बहुत लोग पहले मतलब 1 साल पहले शायद लोग ज़्यादा संभावनाएं नहीं दे रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी ने एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा, रणनीति बनाकर चुनाव को लड़ा, वो अपने सामने सफलता हासिल हुई। और वही मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो अगला राजस्थान का चुनाव होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है, कहीं ना कहीं पे गहलोत सरकार एक कामयाब सरकार है। जिस तरीके के जन क्रांतिकारी जनता के हित में जो फैसले लिए गए, जैसे एक तरीके से जो हेल्थ का उनकी स्कीम है, 25 लाख रुपए तक वो बेनिफिट दे रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। हर तरह के उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जो केंद्र सरकार से उल्ट, केंद्र सरकार जहां पूंजीपतियों के लिए फैसला कर रही है वो आमजन के लिए फैसला कर रही है। तो मैं मानता हूँ जो जन हितैषी स्कीमें हैं, जिस तरीके से सबसे पहले ओपीएस को लागू किया, तो इन फैसलों के आधार पर मैं मानता हूँ, और जिसको बखूबी जो लागू भी किया गया है, मैं मानता हूँ कांग्रेस एक बड़ी मजबूती से उस चुनाव को लड़ेगी। और मैं यही कामना करता हूँ सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इकट्ठे होकर उस चुनाव को जिस तरीके से कर्नाटका में लड़ा गया खूबसूरती के साथ, उसी तरीके से लड़के वहाँ पे भी विजय हासिल करने का काम करेंगे। सर डवाली की एक ऐसी इमेज बन गई है कि इसे नशे का शुष्क बंदरगाह कहा जाने लगा है। तो आप अब पुलिस ज़िला बन गया है और इसी के साथ प्रशासन की जो है, चाहे पुलिस की जो टीम है वो बढ़ाई जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि कहाँ तक जो है डवाली को ये राहत मिल जाएगी? मैं हमेशा से इस बात की चिंता रही है, और कई बार बड़ी मतलब कि जो हमारा क्षेत्र है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण इस चीज़ के लिए कुख्यात होता जा रहा है कि ये, जैसे आपने कहा, एक नशे का बंदरगाह बनता जा रहा है। और ये 2014 के बाद की प्रवृत्ति है। जब ये सरकार आई थी तो मैं हमेशा पहला तो यही सवाल उठाता था कि क्या ऐसा क्या हुआ पिछले 6-7 सालों 8 सालों में कि इतनी ज़्यादा व्यापक ढंग से घर घर तक ये नशा फैलने लग गया, इतनी मौतें होने लगी। सरकार ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। पर मेरी हमेशा एक सकारात्मक सोच रही, किसी ना किसी तरीके से, चाहे विपक्ष में ज़रूर हूँ, केवल मेरा भूमिका उतने तक नहीं रहती कि मैं केवल कोसता रहूँ, कि उसके अंदर क्या सुधार किया जा सकता है, क्या उसको उस चुनौती को पार पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इसकी मैंने एक प्रयास शुरू किया था कि अगर प्रशासनिक लड़ाई लड़नी है तो इसको ज़िला या अथवा पुलिस ज़िला बनना चाहिए। और मैंने 2020 में विधायक बनने के बाद विधानसभा से शुरुआत की, और मैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था। उनको मैंने तथ्य उनके समक्ष रखे, उन्होंने अच्छी सुनवाई भी की मेरी उस समय, मगर लंबे समय तक ये काम नहीं हो रहा था। बारी बारी मैं इस बात को रखता रहा, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोशिश करते रहोगे तो आपकी कहीं ना कहीं जीत होगी। तो आखिर बार विधानसभा सत्र जो अभी हाल ही में फरवरी में गया था, उसमें मैंने एक अल्टीमेटम भी दिया था सरकार को कि भी अगर नहीं होगा तो मैं उसके बाद, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सारे आंकड़े जब निकाल कर गए, मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा। वो जो रिपोर्ट मांगी गई थी प्रशासन से, उसमें बकायदा था कि ये एक रिकमेंडेशन अमित सहगल जी द्वारा आई, और उन्होंने बिल्कुल एक न्यूट्रल लेवल पे सारा विश्लेषण करके सरकार के पास भेजा। और इस चीज़ का मैं धन्यवाद करूंगा। खुशी है कि एक देरी से ही सही से मगर एक शुरुआत हुई है, और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में इस क्षेत्र को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सही अफसरों को यहाँ पर भेजा जाएगा, तो एक शुरुआत ज़रूर है। और मैं इसको क्षेत्र की जो हमारी जनता है उसको भी बधाई देना चाहूँगा, आपके मीडिया कर्मियों को, कि भी आप भी समय समय पे इस पे सरकार पे दबाव डालते रहे। सर कालुआना खरीफ चैनल हो या फिर किसानों को नहरी पानी मिलने की जो भी मांग रही है, तो क्या कारण आपको लगते हैं कि जिस वजह से जो ये मांग है ये पूरी नहीं हो पा रही? जैसे अभी फसलों के खराब जो मुआवजा मिलना था, उसे लेकर भी जो है सरकार कहीं ना कहीं ढीली नज़र आ रही है। देखिए, एक तो मैं मानता हूँ 2 कारण हैं इन चीज़ों के। कुछ मांग पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक कारण है। राजनीति हावी हो जाती है हमारे ऊपर जब हम सत्ता में होते हैं, कि ये मांग से किसी को, जैसे मैं कहा था, मैंने ये बात भी रखी थी पटल में, कि अगर पुलिस ज़िला इसलिए जल्दी नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि अगर ये बन जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रेय अमित सहगल ना ले जाए, तो वो बात थी। और उसी तरह कालुआना खरीफ चैनल की बात थी, इसको रद्द क्यों किया गया? रद्द सिर्फ इसीलिए किया गया था क्योंकि एक पार्टी कुछ व्यक्ति विशेष ये चाहते थे कि भी इसका लाभ डॉक्टर केवी सिंह जी को उस समय ना मिले। जो मंजूर हुई चीज़ किसानों के लिए, कि कोई पार्टी के लोग आके उसको रद्द करें, वो अपने आप में दर्शाता क्या मानसिकता थी। हालांकि हमने फिर भी उसके बाद फिर प्रयास शुरू किए, डॉक्टर साहब ने भी,
और मैंने आके इस बार, क्योंकि मेरे पास विधानसभा की ताकत थी, तो उसको पुरजोर तरीके से लगाया। कई बार उठाया लोगों ने, सरकार ने बाकायदा मुझे ये जवाब देते रही कि मैं हमारे पास पानी पर्याप्त नहीं है मात्रा में, तो इसलिए हम नहीं बना सकते। उसके बाद जब मैं दबाव भी रहा, उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम बनाएंगे खरीफ चैनल, मगर जिसमें वो मैंने कई बार ये बात रखी है कि खेल कर दिया कि जो कालवाना तक जाना था, जिसलिए उसका नाम कालवाना खरीफ चैनल था, वो कालवाना ले जाने के बगैर 3-4 बड़े बड़े गाँव को काट के चक फरीदपुर ले गए, चले गए, जहाँ पे नाम मात्र आबादी है। अब इसका कारण भी सभी लोग जानते हैं, कई बार चर्चा का विषय रहा है। तो राजनीति ज़्यादा जब हावी हो जाती है और लाभ सिर्फ स्वार्थ या राजनीतिक लाभ पे हमारा फोकस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाक्रम होता है और इसका नुकसान मैं मानता हूँ आम जनता और सैकड़ों किसानों को हो रहा है। तो इसकी लड़ाई, जैसे मैं ज़िले की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, इसकी भी मैं निरंतर लड़ता रहूँगा जब तक मैं मानता हूँ उन गांव के किसानों को लाभ नहीं मिलता और न्याय नहीं मिलता। तो ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैंने कहा था किसानी बचाओ जवानी बचाओ, एक हिस्सा हमारा कहीं ना कहीं हमें कुछ सफलता हासिल हुई है, इसमें भी मैं मानता हूँ। इतने तक तो ले आए कि उन्होंने खरीफ चैनल मंजूर कर दिया कि हाँ नहीं, हम बनाने को तैयार हैं। अब उसकी दिशा मोड़ने का काम है, उसके लिए भी हम विरोध और जितना भी जो तरीका होगा वो अपनाएंगे। विधायक जी, जैसे मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा, उस बीच चाहे किसानों पर लाठीचार्ज को कह सकते हैं, चाहे किसी एक आम व्यक्ति को जिसे बाहर ले जाओ पीटो की बात जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे एक महिला ने जो है अपनी जो दुपट्टा उतारकर मुख्यमंत्री जी के चरणों में रख दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से सुनने में बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो लहजा है वो खास तौर पर जो है लोगों को पसंद नहीं आया, तो आप अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए, मैं इसको निंदनीय कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा, क्योंकि एक आम व्यक्ति भी ऐसी भाषा कई बार प्रयोग करे तो हम उसकी निंदा करते हैं। एक आम जनप्रतिनिधि अगर करे उसकी भी करते हैं। अगर और मान लो खास करके जो सरकार के मुखिया हैं, वो जब खास करके आए हों कि भी हम जन संवाद करना चाहते हैं, जनता खुल के अपनी बात रखे, और उनके सामने अगर ऐसा एक व्यवहार हो जिसमें वो जनता भयभीत महसूस करे या जनता अपने आप को ये महसूस करे कि भी उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो वो अपने आप में जो उनका मकसद था, एक तो उसको विफल करता है। दूसरा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मैं मानता हूँ कि एक प्रजातंत्र में सरासर निंदनीय भी है, और उसमें मुख्यमंत्री जी को मैं मानता हूँ खासकर किसानों और उस तरह की जैसे जो महिला थी, उनसे कहीं ना कहीं उनको अंतर्गिलानी के बाद अगर उनके कई बार मैं मानता हूँ व्यक्ति विशेष किसी परिस्थिति में ऐसी बात ऐसी कह जाते हैं जो सही नहीं है, तो उनको उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मतलब जो हुआ बहुत गलत हुआ, और उसकी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को उसके लिए अंतर्गिलानी अपना व्यक्त करते हुए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कोई कद छोटा नहीं हो जाएगा, और क्योंकि उन्होंने कहा ये कोई किसी के खुद लोग नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आके इनकी सुनवाई करूँगा। अगर सुनवाई के लिए लोग आए हैं और आप उनकी सुनवाई करने की जगह उनको ये इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो एक डिक्टेटरशिप की भाषा है, और प्रजातंत्र में डिक्टेटरशिप की भाषा का कोई वो नहीं है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। विधायक जी, कुछ ही समय में जो है रेलवे लाइंस जो है, क्योंकि डवाली 2 हिस्सों में बटा हुआ है रेलवे ट्रैक के कारण, और कुछ ही समय में ऐसी बात निकल कर आ रही है कि ये जो कॉलोनी रोड के पास जो फाटक है वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है एक भयंकर ट्रैफिक की जो समस्या है उससे झेलना पड़ेगा। तो उसे लेकर आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से जो है इस समस्या का हल होना चाहिए? देखिए, कई बार अपने ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो कारगर नहीं है। उसकी शायद सोच पूरी तरीके से जब रूपरेखा बनाई गई, उसमें कोई सोच विचार नहीं किया गया ठीक ढंग से। बस एक बार करवाने के लिए आपने किस मापदंड के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने जब ये रेलवे ओवरब्रिज बनाया था तो साथ में एक अंडरपास की सुविधा दी। सबसे पहला कहते हैं भारत में ऐसा था कि ओवरब्रिज भी था, नीचे अंडरपास भी था। तो वो सारों की चुनौतियों को समझकर एक यहाँ मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो आम जन की समस्याएं हैं उसको समझा नहीं गया। जैसे आपने कहा, जो बनाया भी गया है उससे किसी को लाभ और सुविधा नहीं हो रही, तो ये बहुत वो है। और हम पहले भी इसके लिए जो रेलवे विभाग है, मंत्रालय है, उनके समक्ष मैं और कुछ नागरिक ये रख भी चुके हैं
कुछ जो रेलवे से संबंधित मांगे हैं मैंने विधानसभा में भी रखी हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हनुमानगढ़ और उस साइड भी गया था जब बीकानेर डिवीज़न के आए थे, और रिसेंटली भी मेरे ख्याल से जब लोग आए थे तो उन्होंने कुछ भेजी है, हमने दिल्ली तक भेजी थी, कुछ लोग मिलकर भी आए थे, मगर कोई हल नहीं हुआ अभी तक। तो मैं फिर से जो इस मामले के ज्ञाता हैं, मैं मानता हूँ सभी जो हमारे बुद्धिजीवी मान लीजिए या जो शहर के नागरिक हैं, उन सब से विचार विमर्श करके कि इस पे क्या आगे हमारी भूमिका रहनी चाहिए, उस पर फिर प्रयास करेंगे। सर, ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए गोल चौक को जो है छोटा कर आपने बहुत अच्छा एक प्रयास किया, लोगों ने बहुत सराहना भी की, लेकिन कहीं कुछ कमी आने की वजह से वो जो गोल चौक है वो इस वक्त लोगों की तरफ से, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि ये सवाल जो है विधायक जी तक ज़रूर पहुँचाए कि वो एक मौत का कुआं बन गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर जो व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से ट्रैफिक लाइट्स की अगर बात कह लीजिए तो उसे लेकर क्या प्रयास करेंगे आपकी, लोगों की जो ये समस्या है वो भी दूर हो जाए? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि गोल चौक का इसमें कोई पहले भी गोल चौक था, अभी भी गोल चौक है। पहले से बल्कि सुविधाएं मच बेटर हुई हैं, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जैम ख़त्म सा तकरीबन पहले से बहुत कम हो गया, स्लिप रोड की सुविधा मिल गई, तो वो तो वही है। कई बार हमारा जो एक तो मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ा पहला बदलाव आना चाहिए कि हम सब नियम का पालन करें। वो एक जब तक नियम का, कई बार मैंने देखा है कि जो स्लिप रोड बनाई गई हैं उसके ऊपर भी लोग कई बार अपनी गाड़ियाँ या रेडी या उस तरह की चीज़ें लगा देते हैं, तो आप अपने आप ही जो सुविधा मिली है उस सुविधा को ख़त्म करने का काम करते हैं। दूसरा जो है जो ट्रैफिक लाइट की है, जब मैंने प्रपोज़ल बनाया था, मैं थोड़ा जानकारी में डालना चाहूँगा इसमें। गोल चौक को छोटे करने के साथ ट्रैफिक लाइट भी की सुविधा मैंने दी थी। 3 तो हो गए थे इसमें काम, जो स्लिप रोड थी, सीवरेज का था और गोल चौक का था। ट्रैफिक लाइट क्योंकि हमारे उस समय प्रपोज़ल दिया था मैंने एसपी महोदय को कि भाई यहाँ पे भी एक ट्रैफिक लाइट का भी होगा, तो वो जो था वो कहीं ना कहीं प्रोसेस तो शुरू हुआ, उसके बाद उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं किया गया। तो ये जो आखिरी पड़ाव है, नागरिकों की मांग भी है, तो मैं खुद उस टाइम इस चीज़ का वो था कि सपोर्ट कर रहा था कि भी यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए। तो अब उसको तुरंत हम कोशिश करेंगे, ये भी मैं अगला चैलेंज लेके, नागरिकों ने भी अभी मांग रखी है, तो उसको मैं भी बल देते हुए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको पूरा कराया जाए। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जैसे ही ये ऐलान किया गया कि पुलिस ज़िला जो है डवाली को बना दिया जाए, तो उसके बाद एक होड़ लग गई सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने की। तो लोगों के अंदर अपनी तरफ से ही विचारधारा है, कुछ आदित्य जी के समर्थक हैं, चाहे जो लोग यहाँ से आपको पसंद करते हैं, तो लोगों में एक होड़ है। आप उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आप इसे क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि लोगों में जो बातचीत चल रही है, जो खलबली चल रही है, उसे शांति मिले। देखिए, मैं कुछ भी कहूँगा उनसे किसी को कोई शांति तो शायद मिले ना मिले, ना कोई मैं किसी को, मैं मानता हूँ क्रेडिट जो है जनता देती है, और मेरे लिए कभी भी डॉक्टर साहब और मेरे लिए कभी भी कोई काम क्रेडिट की होड़ के लिए नहीं रहा। ज़रूर जो काम मैं करता हूँ सबके सामने, अगर आप मेरे फेसबुक पे जाकर देख लेंगे या जो भी मेरे पुराने हैं, कितनी बार मैंने इस मुद्दे को उठाया, किस किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, क्या किसी और ने इससे पहले किसी मुद्दे को उठाया या नहीं उठाया, तो ये सभी आपके सामने हैं। मैं तो अपनी बात स्पष्ट अपने सामने रखता हूँ कि ये मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जब प्रयास भी कर रहा होता हूँ सबके सामने होता, कोई ऐसा छुपा हुआ प्रयास तो है नहीं मेरा। तो अगर वो जनता बिल्कुल मैं मानता हूँ जागरूक है, वो उनको समझदार है, उनको पता है कि कौन क्या किस तरह का भूमिका निभा रहा है। और मेरे लिए ये मुद्दा केवल राजनीति के वोट बटोरने का नहीं था, ये मेरे लिए मुद्दा था कि मैं किसी मुद्दे के साथ जुड़ता हूँ तो दिल से जुड़ता हूँ। अगर मैंने जैसे ब्लड बैंक का था, अब क्रेडिट लेने का, तो उसका सबसे बड़ा मैं मानता हूँ बहुत ही छोटा मतलब मानसिकता का उदाहरण था कि ये अगर आप इसमें किसी का कुछ भी प्रयास नहीं था। ये भी यहाँ तक मैंने पूछ लिया लोगों से, आप ये बता दीजिए कि वो ऑफिसर कौन सा है जिसके माध्यम से चिट्ठी आई है। अब सरकार में बैठे हुए लोगों को यही नहीं पता कि भाई किसके थ्रू कौन लेकर आए, कहाँ। मैंने गाज़ियाबाद तक फ़ोन करके उस ब्लड बैंक को मंजूर करवाने का काम किया, बल्कि जो ऑफिसर जिन्होंने मंजूर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, उन्होंने कहा विधायक जी आपकी जो दिलचस्पी है सिर्फ इसको देखकर हम ये आपका प्राथमिकता पे, ये उनके खुद के शब्द थे, सिर्फ इसलिए हम आपको कर रहे हैं। पूरे इंडिया में और जगह भी बहुत हैं करने का, उन्होंने डबाली भेजने का कोई वो नहीं था। तो मेरी दिलचस्पी था, मैंने सबके सामने सारे टाइम पे तथ्य रखता रहता हूँ और विपक्ष में हूँ उसके बावजूद मैं रखता हूँ।
और जब वो भी ब्लड बैंक भी जब उस टाइम उसका उद्घाटन किया गया था, बल्कि 2-3 पार्टी के नुमाइंदे चले गए थे, सब आगे होड़ में थे कौन रिबन काटेगा। और उस दिन उन्होंने जानबूझ के ये दिन भी ये चुना जब मैं विधानसभा में मेरा सेशन चल रहा था। तो डीसी साहब जो थे उस समय उनको ऊपर दबाव डाल के कि जिस दिन होना था वो ना करके 2-3 दिन डाला कि अमित शाह विधानसभा में होगा तो हम पीछे से रिबन काट लेंगे। तो मेरे को कभी इस चीज़ से कोई वो नहीं रहा। मुझे इस बात की संतुष्टि हुई जब मुझे कोई नागरिक वो करता है, कई बार भेजता है कि सर आज ब्लड बैंक में इतने इतने यूनिट्स पड़ा है और हमें किसी को सुविधा मिली, तो इससे मुझे जो खुशी मिलती है, मैं इनको वोट बटोरने का नहीं है। जब वोट की बारी आएगी तो बहुत सारे अलग राजनीतिक मुद्दे हावी होते हैं, मुझे पता है। तो ये मैं अपनी खुद की संतुष्टि के लिए करता हूँ कि भाई ये कुछ काम मैंने अपने नागरिकों के लिए मेरे जो ज़रूरत है। और मेरा हमेशा एक एजेंडा रहा है कि दिवाली को आने वाले 10-12 जितने भी साल लगें, ऐसा हो कि हरियाणा के मानचित्र में सबसे बेहतरीन क्षेत्रों में से हो। आज मेरे पास ताकत है, मैं उसका बढ़िया उपयोग करता हूँ। मैं कोई घर भरने के लिए तो करता नहीं, दूसरे लोग शायद आधा समय तो किसी ना किसी तरीके से ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, उसके अंदर उनकी भूमिका दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। जब काम हो जाता है फिर कहता है कि हमने कर लिया, तो उनके ऊपर है। मेरे लिए जनता जनार्दन है, वो अपने आप इसका फैसला ले लेंगे। थैंक यू। तो जिस तरह से हमने बातचीत की अमित शाह जी से, उन्होंने जो है आपके जो सवाल थे हमने उन तक पहुंचाए और उन्होंने तथ्य के साथ उनका जवाब दिया। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं उर्वशी।